जजमेंट राइटिंग बताऊंगा कि जजमेंट राइटिंग कैसे लिखी जाती है। आपने पढ़ा होगा कहीं, किसी ने बताया होगा कि जजमेंट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, लेकिन मैं आपको एक जजमेंट के आधार पर बताता हूं। जजमेंट राइटिंग वैसे सिविल में 20 नंबर की, क्रिमिनल में 20 नंबर की, 40 नंबर की है, लेकिन पिछली बार सिविल में 16 नंबर की मार्कशीट है। वैसे कोर्स में आपकी 20 नंबर की है, लेकिन इसके अलावा जजमेंट राइटिंग में आप 20 नंबर ही नहीं आते हैं। जो 3-3 नंबर के क्रिमिनल में पिछली बार क्वेश्चन आए थे, वो सब जजमेंट राइटिंग का हिस्सा था। जैसे एक आया था कि भाई बंटी ने और बबली ने ये चोरी कर ली और अपने फादर की और उसको अपने बॉयफ्रेंड को लैपटॉप दे दिया, तो कौन सा अपराध किया? ये भी तो जजमेंट राइटिंग का हिस्सा है। वो 10 क्वेश्चन आए थे। एक किडनैपिंग का आया था क्वेश्चन नंबर 3 कि बताइए किडनैपिंग ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, तो ये भी तो जजमेंट का हिस्सा है। तो यदि आप क्रिमिनल पेपर को 19 के को आप पढ़ोगे तो उसमें 51 नंबर का जजमेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम दे आजकल प्रॉब्लम बेस आ रही है। इसी तरह सिविल में आप ये मत मानो कि जजमेंट राइटिंग 20 नंबर के ही आ रहा है। जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल में 2019 में 51 नंबर का। किडनैपिंग की प्रॉब्लम थी, 457 380 की थी। आपने जजमेंट भी लिखाएंगे तो आपको सेक्शन गलत लिख दिया तो 0 नंबर है। तो जजमेंट राइटिंग, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने मेटीरियल मिस्टेक बताई है जो स्टूडेंट जनरली करते हैं। ऐसा मत कर देना, क्योंकि स्टूडेंट वो मिस्टेक करेंगे तो उसको 0 नंबर मिलेगी। मैंने सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कोर्ट का नाम लिखना है, इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेशन जज। ये देखो सेशन ट्राइबल है तो सेशन जज कर लिखो, मजिस्ट्रेट ट्राइबल है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखो। केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो सेकंड क्लास भी होता है। ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखो, वो हमेशा फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास नहीं होता। जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन में बेसिक अंतर क्या है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होता है सेक्शन 6 सीआरपीसी के अनुसार, जबकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में फर्स्ट सेकंड क्लास का कोई क्लासिफिकेशन। ये बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर तो ये है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है, जिसका गजट नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया हो, जिसकी 10 लाख की आबादी हो, उसी में होता है। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयपुर और जोधपुर में है। जहां मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो जयपुर में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में। उसके नीचे लिखना है आपको प्रेसाइडिंग ऑफिसर का नाम। मैं आपको जजमेंट की कॉपी दूंगा किस तरह लिखना है। फिर आपको लिखना है केस नंबर, क्रिमिनल केस नंबर। यदि स्टेट केस है तो आपको लिखना है रेगुलर क्रिमिनल केस नंबर। यदि सेशन केस है तो सेशन केस नंबर लिखना है, उसमें क्रिमिनल केस नंबर नहीं लिखना है। यदि प्राइवेट कंप्लेंट है और उस पर केस है, जैसे बाईगेमी पर 494 पर, तो आपको कंप्लेंट केस नंबर लिखना है। सेशन केस में सेशन केस नंबर, कंप्लेंट केस में कंप्लेंट केस नंबर, और एफआईआर के आधार पर कोई केस स्टेट केस है तो उसमें लिखना है रेगुलर केस नंबर, क्रिमिनल केस नंबर। इसमें भूल मत करना। फिर आपको केस का टाइटल लिखना है। अब टाइटल में क्या लिखोगे आप? कभी कभी पेपर प्रॉब्लम बेस्ड आता है। उसमें कहा कि जैसे पिछली साल का एक पेपर आया था 304 ए पर, उसमें लगा नईम खां कार चला रहा था और 3 व्यक्ति अशोक, मदन और सुरेश स्कूटर पर बैठे हुई थी। कार ने तेजी से आकर के
टक्कर मारी जिससे कि वो तीनों गिर पड़े और एक व्यक्ति की डेथ हो गई, और एक को ग्रीवियस इंजरी आई और दूसरे को सिंपल इंजरी आई, एब्रेजन आया, खरोंच आई। एक्यूज ने अपनी डिफेंस में कहा कि मैं उस टाइम क्या कार नहीं चला रहा था, और ये भी प्रॉब्लम में लिखा होता कि ड्राइवर एक्सीडेंट होती भाग गया। फिर क्या एग्जामिनर ने कहा कि आप इस पर जजमेंट लिखिए। अब ये जजमेंट आसान नहीं है आपका, आपने पढ़े होंगे किताबों में बहुत। क्यों आसान नहीं है, मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति की डेथ हो गई तो 304 हो गया, 304A हो गया, रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो गया ना। दूसरा, एक को ग्रीवियस इंजरी आई तो कौन सा हुआ, 338, 338, और सिंपल वाले को 337 हो गया, क्योंकि वो कार नेग्लिजेंटली और रेसली पब्लिक रोड पर चला रहा था जो इंडेंजर्स टू ह्यूमन लाइफ था, तो वो 279 हो गया। ये चारों सेक्शन आप लिखोगे जब नंबर मिलेंगे। पहला तो ये मैं आपको जजमेंट राइट देखने का तरीका है इस प्रॉब्लम के आधार पर होता है। तो आपको 279, 337, 338 और 304 एक अपराध किया उसने राइट। अब ये तो लिख दिया, आपने चार्ज लगा दिया इस पर, पुलिस चार्जशीट पेश कर देगी, एविडेंस आ गई। अब एक्यूज, प्रॉब्लम ये है कि एक्यूज मौके से तत्काल भाग गया। वो तीनों व्यक्ति तो स्कूटर से गिर गए और वो तत्काल भाग गए। फिर वो क्या कहता है अपने 313 के स्टेटमेंट में, बयान मुल्जिम में, डिफेंस में कि सब मैं तो गाड़ी नहीं चला रहा था। तो अब निर्णय लिखिए, अब आप क्या लिखोगे, उसको कन्विक्शन करोगे या नहीं करोगे। कन्विक्शन करोगे तो किस आधार पर करोगे, एक्विटल करोगे। मेरा ये मानना है कि इसमें एक्विटल भी हो सकता है और कन्विक्शन भी हो सकता है। एग्जामिनर ये देखता है कि आप एक्विटल कर रहे हो तो किस आधार पर कर रहे हो, कन्विक्शन कर रहे हो तो किस आधार पर कर रहे हो। आप कन्विक्शन भी कर दो वो भी सही है, और एक्विटल भी कर दो तो वो भी सही है। अब एक्विटल में किस आधार पर करूंगा, यदि मैं जज हूं तो एक्विटल किस आधार पर करूंगा। देखो एक्विटल किस आधार पर करूंगा, ये करूंगा कि एक्यूज तत्काल भाग गया, दोनों मोटरसाइकिल पर बैठने वाले गिर गए जमीन पर, तो क्या उन्होंने ड्राइवर को देख लिया जब वो तेजी से कार चला रहा था। वो संभव नहीं है कि ड्राइवर को देख ली कोई। आपके सामने से कारें बहुत आ रही हैं, आप स्कूटर चला रहे हो, तो आपने किसी ड्राइवर को पहचान लिया क्या, नहीं पहचान सकता कि कौन ड्राइवर चल रहा है जब तेजी से आ रहा है। दूसरा, डिफेंस में और 313 के स्टेटमेंट पे पानी मंगाना, एक्यूज कहता है कि साहब मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, तो उसने डिफेंस एविडेंस पेश कर दी कि साहब मैं तो ड्राइवर नहीं था इस गाड़ी। तो अब आप कैसे उसको कन्विक्ट करोगे, क्योंकि इन जजों ने तो देखा नहीं, वो गिर गई तत्काल और वो एक्यूज भाग गया, किसी ने पकड़ा नहीं, और एक्यूज कह रहा है कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा। तो अब कैसे मानोगे कि वो गाड़ी चला रहा था। ये कह रहा हूं कि मैं आपको 304A का जजमेंट आरजेएस में 2 बार आया है, एडीजे में भी आया, तो इसलिए 304 का जजमेंट कैसे लिखा जाता है ये आसान नहीं है। तो मैं उस आधार पर एक्विटल करूंगा कि वो तत्काल गिर गए, उन्होंने देखा नहीं, वो देखना पाना भी संभव नहीं था कि एक अनजान व्यक्ति को तुरंत देखकर पहचान ले, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। ऐसे आइडेंटिफिकेशन का कोई महत्व नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 9 में, जिसमें एक्यूज ये कह दे, गवाह ये कह दे कि साहब वहां कार चलाने वाला यही ड्राइवर। 4 साल बाद एविडेंस होती है, 3 साल बाद एविडेंस होती है, उस एविडेंस का कोई महत्व नहीं है। कोई आइडेंटिफिकेशन परेड हुई नहीं है उस प्रॉब्लम में। उस प्रॉब्लम को ध्यान में बता रहा हूं मैं आपको, जजमेंट कैसे लिखा जाए। एक्यूज कह रहा है कि वो तत्काल भाग गया।
आइडेंटिफिकेशन परेड हुई नहीं, और सर्कमस्टांसेस ये बता रही हैं कि गवान ने जो गिर गए थे तत्काल, उन्होंने उनको देखा नहीं, क्योंकि वो अननोन था ड्राइवर। उनकी जान पहचान का होता तो बता देता कि साहब ये चला रहा। डिफेंस कह रहा है कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं चला रहा था। तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के आधार पर ये कैसे माने अपन कि इसी ने ड्राइव कर रहा था? तो सबसे पहले पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन आपको ये बनाना है कि क्या एक्यूज ही कार को ड्राइव कर रहा था, तो एक्यूटल हो जाएगा कि देखा नहीं किसी ने। एक्यूज डिफेंस पेश कर रहा है, खुद कह रहा है कि मैंने नहीं चला रहा था, ये तो एक्यूटल को हो गया। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट में। और ऐसी एविडेंस का कोई महत्व नहीं जिसमें गवाह कह देता है कि सब ये एक्यूज खड़ा है कटघरे में, यही ड्राइवर था। वो 4 वर्ष बाद कहा है, उसने कितनों बार कोर्ट में देख लिया। ऐसी एविडेंस का कोई महत्व नहीं है। अब ये तो एक्यूटल हो गया। अब इस पर कन्विक्शन कैसे करूंगा? अब कन्विक्शन कैसे करेंगे अपन? कन्विक्शन करने के लिए उसने कहा है कि सब आईओ की एविडेंस हुई है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एविडेंस हुई है। तो सेक्शन 301 के केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमेशा एक नोटिस देता है, वो मैंडेटरी है नोटिस देना। आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा ये बात। मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन कोई बता सकता है? 133 मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 133 का नोटिस आईओ देता है जब उसको पता नहीं पड़ता है कि इसका ड्राइवर कौन है। एक्यूज मना कर रहा है कि मैं तो ड्राइव कर ही नहीं रहा। आईओ के लिए 133 का नोटिस देना मैंडेटरी है। जब ही आपको 10 में से 9 नंबर मिलेंगे तब आप 133 का हवाला देंगे। यदि आपने 133 का हवाला नहीं दिया तो आप कन्विक्शन कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। 133 एमबी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 133 हर 304 के केस में उसका हवाला, चाहे वो 337 का हो, 338 का हो, 279 का हो, जहां एक्यूज कह रहा है कि मैं ड्राइवर नहीं था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो हर केस में नोटिस देता है, चाहे वो डिनाई कर रहा हो या नहीं कर रहा हो एक्यूज। और 133 का नोटिस किस लिए देता है? वो व्हीकल के रजिस्टर्ड ओनर से पूछता है कि दिनांक कितने को एक एक्सीडेंट हुआ है, तो आप बताइए कि उस टाइम ड्राइवर कौन था आपके, या आप चला रहे थे या कोई दूसरा ड्राइवर था। तो रजिस्टर्ड ओनर उस नोटिस पर जवाब लिखता है कि साहब उस समय ड्राइविंग मैं ही कर रहा था या मेरा नईम खान कर रहा था जो मेरा ड्राइवर। जब रजिस्टर्ड ओनर उस नोटिस का जवाब लिख देता है, उस आधार पर पुलिस चालान पेश करती है। यदि आपने जजमेंट में 133 के नोटिस का हवाला नहीं दिया तो आपका जजमेंट ही गलत हो गया। कन्विक्शन 133 के नोटिस, 133 सेक्शन एमबी एक्ट के नोटिस पर हो। तो हर 304 का 337, 338, 279 में आप 133 मोटर व्हीकल एक्ट के नोटिस का हवाला दो, जिसमें रजिस्टर्ड ओनर, कार के रजिस्टर्ड ओनर ने ये स्वीकार किया है, एडमिट किया है कि उस टाइम नईम खान कार चला रहा था। तो उसकी एक एविडेंस हो गई एक्यूज के खिलाफ कि भाई आप चला रहे थे गाड़ी, आपका ये रजिस्टर्ड ओनर कह रहा है। अब उसको रिबट करे एक्यूज ड्राइवर कि नहीं साहब ये गलत कह रहा है। ये भी सही है, रजिस्टर्ड ओनर गलत भी बोल देते हैं। एक्सीडेंट तो रजिस्टर्ड ओनर से हुआ है। रजिस्टर्ड ओनर कहता है कि अरे मैं फंस जाऊंगा, वो किसी को 20-25 हजार रुपए देता है, खड़ा कर देता है कि तू वहां कर ले, और वो वहां कर लेता है। ऐसा भी हो रही है आजकल। वो तो रजिस्टर्ड ओनर तो बच जाएगा और दूसरे को फंस जाएगा, उसने तो 30-40-50 हजार ले लिया। तो आपको अकेले नोटिस 133 के नोटिस के आधार पर भी नहीं,
आपको अन्य एविडेंस से भी देखना है कि ये रजिस्टर्ड ओनर सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। लेकिन रजिस्टर्ड ओनर की वो एक एविडेंस मेटेरियल एविडेंस। आप यदि 133 के नोटिस के बिना यदि 304 में कन्विक्शन करोगे तो वो कन्विक्शन गलत हो जाएगा। आप जितने भी सॉल्व पेपर पढ़ोगे उनमें 133 का हवाला नहीं है। लोगों को 133 पता ही नहीं है कि एमपी एक्ट का 133 क्या है। ये आईओ की ड्यूटी है कि वो नोटिस दे और रजिस्टर्ड ओनर से पूछे कि बताइए उस टाइम गाड़ी कौन चला रहा था। जो इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर का मतलब यही है कि आप 133 का हवाला देते हो या नहीं। ये कुछ जजमेंट की बारीकियां हैं। पहला तो ये हो गया, आपने इस 133 के नोटिस के आधार पर और दूसरे एविडेंस के आधार पर ये तय कर लिया यही चला रहा है, ड्राइवर नईम खान गाड़ी चला रहा है। तो आपको दूसरा पॉइंट जो तय करना है, डिटरमिन करना है, वो ये क्या एक्यूज नईम खान रेसली और नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था। वो तो तय कर लिया कि यही चला रहा था एविडेंस के आधार। फिर रेसली और नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था, इसको कैसे तय करोगे। इसको तय करने का भी तरीका है। आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में रेस इप्सा लोक्यूटर पढ़ा होगा। थिंग्स स्पीक इटसेल्फ, ये नेग्लिजेंस का एक सूत्र है। घटना स्वयं बोलती है। यदि ड्राइवर पेड़ से टक्कर मार दे तो रेस इप्सा लोक्यूटर एप्लीकेबल हो गया क्या नहीं। घटना ही बता रही है कि नेग्लिजेंस तुम्हारी है, पट्टे पेड़ से टक्कर क्यों मारी। तो उसने गलत साइड में आकर के ड्राइवर ने टक्कर मारी हो, इंजर्ड सही टाइप पे सही राइट पे चल रहा हो, तो ये एक भी कारण है रेस और नेग्लिजेंट का। रेस इप्सा लोक्यूटर एप्लीकेबल हो जाएगा। जब नक्शा मौका बनाया जाता है आईओ, तो उसमें ट्रकों के स्किड मार्क देखता है, टायरों के निशान देखता है कि ये टायर के निशान कहां से कहां जा रहे हैं, राइट साइड से गलत साइड में जा रहे हैं या गलत साइड से राइट में जा रहे हैं। उससे अनुमान लगाता है ये नेग्लिजेंस किसकी रही है। क्या स्कूटर बैठने वाला ड्राइवर सही साइड में चला रहा था। तो वो टायरों के जो स्किड मार्क बनाता है नक्शे मौके में, उसके आधार पर आईयू नेग्लिजेंस डिसाइड करता है और रेस इप्सा लोक्यूटर को एप्लीकेबल करता है। रेस इप्सा लोक्यूटर को एप्लीकेबल आईओ नहीं करता है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कि वो रेस इप्सा लोक्यूटर को लॉ के टोर्ट को मैगजीन को एप्लीकेबल कर दे। ये तो कोर्ट को एप्लीकेबल देखनी पड़ती है। तो टायरों के निशान देखता है, उसके आधार पर देखता है कि गलत दिशा में कौन सा चल रहा है और उसके आधार पर नेग्लिजेंस डिसाइड होती है। रेस इप्सा लोक्यूटर एप्लीकेबल कर दिया, गवाह के आई विटनेसेस के बयान ले लिए और नक्शा मौका साइट प्लान, उससे नेग्लिजेंस किसके पार्टी की लग रही है, उसके आधार पर वो रेस और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के फैक्टर को तय करता है। जब ये तय हो जाता है कि ये एक्सीडेंट नईम खान ड्राइवर नहीं किया है और ये तय हो जाता है कि रेसली और नेग्लिजेंटली ड्राइव किया है। रेस और नेग्लिजेंटली ड्राइविंग के लिए आपको रेस इप्सा लोक्यूटर का सूत्र देखिए एप्लीकेबल होता है या नहीं। साइट प्लान जो नक्शा मौका आईओ ने बना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बना है, उसको देखिए कि इसकी नेग्लिजेंस है कि नहीं। टक्कर रॉन्ग साइड में मारी है नहीं, वो साइड प्लान में लिख देता है आईओ कि भाई इसने कार के ड्राइवर ने रॉन्ग साइड में आकर के टक्कर एक्स स्थान पर मारा है, सब लिखा होता है, वो एविडेंस में आता है। और इसी बात पर उससे जरह होती है कि कौन से साइड में चला रहा था। जब ये साबित हो जाता है तो रेस और नेग्लिजेंटली साबित हो जाता है और उसके बाद आप 304 289 और उनमें कन्विक्शन करोगे, 337 338 ये चारों सेक्शन में कन्विक्शन होगा।
क्योंकि डेथ भी हुई है, सिंपल हर्ट भी हुई है, ग्रीवियस हर्ट भी हुई है और 279 भी हुई है। चारों केसेस में कन्विक्शन और चारों अपराध हैं साथ साथ चलेंगी, रन कंकरेंटली, ऑल सेंटेंसेस शेल रन कंकरेंटली, साथ साथ चलेंगे। मैंने पहले के वीडियो में भी कहा कि कंकरेंटली अलग अलग सजाएं चलेंगी, ये ऐसा कभी भी मत लिखना। तो कन्विक्शन में जब तक आप ये फैक्टर नहीं लिखोगे, ये पॉइंट नहीं लिखोगे, तो आपका कन्विक्शन गलत हो जाएगा। यदि आपने 133 का हवाला नहीं दिया जो नोटिस देना मैंडेटरी है, और आपने कन्विक्शन कर दिया, तो कन्विक्शन किस आधार पर करोगे आप? ये बताइए किस आधार पर करोगे? ड्राइवर कह रहा है मैं तो नहीं चला रहा था, पुलिस ने नेग्लिजेंटली उसको नोटिस नहीं दिया, रजिस्टर्ड ओनर को, तो कौन सी एविडेंस है? स्कूटर पर जो सवारियां बैठी थी वो तुरंत गिर गई, उन्होंने देखा है नहीं, तो दूसरा गवाह उस प्रॉब्लम में है नहीं है जिसने देखा हो। तो कन्विक्शन करना है तो 133 का नोटिस का हवाला दो। जब आपको 10 में से 10 या 9 नंबर मिलेंगे। यदि 133 का हवाला नहीं दिया तो आपको 3-4 भी मिल सकते हैं, 2 भी नंबर मिल सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रॉब्लम में किसका हवाला देना जरूरी है, तब कन्विक्शन होगा। अभी तो मैंने आपको 304 में बताया, आपको ये किसी सॉल्व पेपर में या किसी में देखोगे तो 133 का नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने तो जब मजिस्ट्रेट से जब सैकड़ों 304 के पेश किए, फैसले किए, सभी में पुलिस 133 का नोटिस देती है। वो एक एविडेंस हो जाती है कि मेरा ड्राइवर तो नईम खाई था और वो ही चला रहा था। जब तक आप इसको लिखोगे नहीं, कन्विक्शन कर नहीं सकते। एक्विटल कर दो, इस प्रॉब्लम में एक्विटल भी हो सकता है, कन्विक्शन भी हो सकता है। तो जजमेंट में क्या बात लिखना जरूरी होता है और क्या नहीं लिखना होता है, कि मैं आपको जो 20-22 दिन पढ़ाऊंगा उसमें यही चीजें बताऊंगा। जैसे इसी प्रॉब्लम में अब देखो, एक ये प्रॉब्लम थी कि सब मोटरसाइकिल पर कौन बैठे हुए थे? 3 व्यक्ति बैठे थे, एक की डेथ हो गई, 2 बच गए, मदन, सुरेश और दिनेश 3 बैठे थे। तो जो टाइटल में है ना, या नईम चला रहा था, तो एक्चुअली आप नईम का ही तो नाम लिखोगे। उसमें फादर नईम खां, फादर उसमें प्रॉब्लम में नहीं लिख रहा है, उसकी उम्र नहीं लिख रही है, रेजिडेंट ऑफ नहीं लिखा है, तो आप उसको उम्र, फादर नेम या रेजिडेंट ऑफ मत लिखिए। किसी स्टूडेंट ने आज ही मेरे से पूछा था कि साहब मैंने तो ये उसका नईम खां का नाम लिख दिया, उसके बाप का भी नाम लिख दिया, उसकी उम्र भी 32 साल लिख दी, और उसका प्रोफेशन भी लिख दिया और रेजिडेंट ऑफ ही लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर ने उसमें निशान लगा दिया गोल गोल। तो ऐसा क्यों लगाया? मैंने कहा कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में बाप का नाम और उम्र लिखी ही नहीं है। आप तो उसका किस तरह टाइटल लिखना है, उसका नईम खां, उम्र ये, उम्र मत लिखो, जगह छोड़ दो खाली, डैश डैश, सन ऑफ ये डैश डैश, रेजिडेंट ऑफ डैश डैश, लिखो ही मत, लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको टाइम भी बच जाएगा। वो एग्जामिनर ने निशान इसीलिए तो लगाया कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, पेपर में हमने दे ही नहीं रखा है, केवल हमने तो ये देख रखा है कि नईम खां चला रहा था, तो ड्राइवर नईम खां है बस। उसके बाप का नाम और उम्र और रेजिडेंट ऑफ आपने काल्पनिक रूप से कैसे लिख दिया जब पेपर में नहीं है? लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत मिस्टेक है पेपर में आपको पिछले वीडियो में बताई थी, एक मिस्टेक और बता रहा हूं। जैसे 376 ए, 376 बी, डी, सी, ई तक जो सेक्शन है रेप के, यदि आपका ये कोई जजमेंट आता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस जजमेंट में आप
उस विक्टिम का, प्रोसिक्यूटर्स का नाम लिखोगे क्या? क्यों नहीं लिखोगे? सेक्शन, हाँ, 228A ये कहता है कि प्रोसिक्यूटर्स की आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, उसकी पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा, उसके बाप का नाम, गांव का नाम नहीं लिखा जाएगा, उसका लड़की का नाम भी नहीं लिखा जाएगा। ये सेक्शन 228 कह रहा है। यदि कोई लिख देता है तो उसको कितनी सजा है? 2 वर्ष और फाइन, 2 वर्ष की सजा है। यदि 376 के जजमेंट में आपने प्रोसिक्यूटर्स का नाम लिख दिया, कविता देवी, तो आपका जजमेंट सही होगा या गलत होगा? जिसमें 2 वर्ष की सजा है तो वो आपको नंबर कैसे दे देगा? आपको तो 2 वर्ष की सजा मिलनी चाहिए। 2 वर्ष की सजा मिलनी चाहिए। आपने कितना भी बढ़िया जजमेंट लिखा हो, आपको 0 नंबर मिलेगा। तो विक्टिम का नाम रेप के केस में कभी मत लिख देना, उसके गांव का नाम मत लिख देना, जाति का नाम मत लिख देना। नहीं, 228A का ऑफेंस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट या सेशन जज विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। यदि करेगा तो वो 228A का ऑफेंस करता है। जब आप ऑफेंस कर दिया तो आपको 0 नंबर मिलेगा, यानी आप कितना भी बढ़िया जजमेंट लिख दो। इसमें सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ भी है, 2 बड़े इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं, आप लिख सकते हो भले इन केसेस को। 228A पर ललित यादव वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 218 का केस है ये, 2018 का। ललित यादव वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 228A पर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट रेप की विक्टिम का नाम डिस्क्लोज नहीं करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो, एवरी अटेम्प्ट शुड बी मेड बाय द कोर्ट नॉट टू डिस्क्लोज आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप। मतलब कोर्ट को यह प्रयास किया जाना चाहिए कि वो रेप की विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन को किसी भी हालत में डिस्क्लोज नहीं करे, क्योंकि उसके साथ एक तो अपराध हो गया, फिर दूसरी उसकी बदनामी हो जाए। ललित यादव वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। एक दूसरा केस और है, किसी को याद है दूसरा केस? नहीं है। निपुण सक्सेना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुना है या किसी ने? हाँ, निपुण सक्सेना वर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी यही बात कहा है कि कोर्ट, मीडिया, अखबार वाले, कोई भी हो, पुलिस, लड़की का जो रेप की विक्टिम है उसका आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगी। Every attempt should be made by the court not to disclose identity of the victim of rape. तो 376 का कभी जजमेंट आया तो उसको आप लड़की का नाम या गांव मत लिख देना। तो क्या लिखना है फिर? विक्टिम लिख दो, उसका नाम मत लिखो। हाइपोथेटिकल नाम, काल्पनिक नाम लिख सकते हो, लेकिन ब्रैकेट में लिखना है कि ये काल्पनिक नाम है। आपने तो लिख दिया कमला, तो उसमें लिखो कमला के आगे कि काल्पनिक नाम, नहीं तो लोग तो उसी को समझेंगे कि ये कमला ही है। काल्पनिक नाम लिखो। तो मैंने आपको 304 का जजमेंट, एक अब जजमेंट बताया।
कि किस तरह लिखा जा रहा है, उसमें कौन से पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन होते हैं, अवधारणा बिंदु होते हैं। क्योंकि 354 सीआरपीसी ये कहता है कि जब जजमेंट लिखा जाए तो उसके अवधारणा बिंदु, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जैसे सिविल में इश्यूज होते हैं इस तरह बनाए जाए, और उनका डिसीजन लिखा जाएगा और रीजन फॉर डिसीजन लिखा जाएगा। तो मैंने आपको डिसीजन, रीजन सब पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन के साथ बताया। इस तरह आपको जजमेंट लिखना है, और जजमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा 4 पेज, अधिक से अधिक 5 पेज, इससे ज्यादा मत पढ़ा लेना। यदि आप, ऐसा तो नहीं है कि कोर्टों के जजमेंटों को पढ़ते हो, उनको मत पढ़ लेना कि कोर्ट से लिया और ये तो मजिस्ट्रेट साहब का लिखा है, 20-20 पेज के। आपको तो अपनी आंसर बुक में जो पेज हैं उसके 4 पेज में खत्म करना है जजमेंट, शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा फालतू की बातें नहीं लिखनी है, एविडेंस को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है कि PW1 राम सिंह ये कह रहा है, PW2 राम सिंह ये कह रहा है, इस तरह डिस्कस नहीं करना है, इतना टाइम नहीं है आपका, दूसरा क्वेश्चन रह जाएंगे। तो 304A का जजमेंट बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जजमेंट और बताता हूं मैं आपको, वो इस साल मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए अभी बता रहा हूं, क्योंकि ये नीट और रीट के एग्जाम हुए थे, मेडिकल के और टीचरों के। रीट का मतलब टीचरों के, और नीट का मतलब MBBS के एग्जाम हुए थे। तो उसमें आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मुन्ना भाई दूसरा बैठ गया इम्तिहान देने, आपने अपनी बड़ी बहन को या दूसरे मुन्ना भाई को बैठा दिया कि ले 50,000 रुपए और मेरी जगह इम्तिहान दे दें। फोटो आपका लग रहा है, वो इन्विलेटर आ रहा है, वो पहचान नहीं पाता है फोटो, और दिया आते हो। इस टाइम बहुत केस दर्ज हुए थे। यदि इम्तिहान में आपने किसी RJS के इम्तिहान में किसी दूसरे को 1 लाख रुपए देके बैठा दिया और वो आपके क्रिमिनल पेपर को सॉल्व कर दिया और आपने पकड़ा गया, तो आपने कौन सा अपराध किया? सेक्शन बताओ। 419 और 42 और बताइए। इसमें तो चौथा ही नंबर मिलेगा। कौन से अपराध किए? पेन है क्या देना? चार सौ 19 चालू करो ना। अच्छा, 419, 420 तो हो ही गए। इसके अलावा और बताइए। फोर सिक्स सेवन सही है। 467 सिल बिल्कुल सही है। 468, 471 सही है। ये 5 सेक्शन हुए। कौन से सेक्शन हुए? 419, 420, 467, 467, 471। यदि RJS के इम्तिहान में आपने किसी दूसरे को बैठा दिया, मुन्ना भाई को, और वो पेपर सॉल्व कराया, तो ये 5 सेक्शन हुए। चीटिंग बाई पर्सोनेशन, प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रतिरूपण द्वारा छल कैसे? कैंडिडेट तो आप हो, आपको बन करके, आप बिमला देवी और बिमला देवी बन करके इम्तिहान दे रहा है वो, तो चीटिंग बाई पर्सोनेशन हो गया कि नहीं? आप 420 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति में बना करके उसने चीटिंग की। उसने आपके आंसर बुक में आप कमला देवी और कमला देव के नाम से क्वेश्चन सॉल्व किए, मूल्यवान वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाई है, उसने मूल्यवान प्रतिभूति बनाई है फर्जी, चीटिंग पर्पज के लिए। तो ये 420 हो गए। 467 किसके लिए? वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए आप फोर्जरी करते हो, और किस लिए पर्पज? चीटिंग के पर्पज से फोर्जरी। तो ये 467, 467
और फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट को आप जेन्युइन असली मानते हो, यूज करते हो, तो 471 हो। ये 5 सेक्शन एक साथ चल रहे हैं। यदि जब तक आप इन 5 सेक्शनों को नहीं लिखोगे, इसमें से एक भी छोड़ दिया आपने, तो गलत हो जाएगा। तो ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम 4-5 बताऊंगा मैं, जिनमें ये 5 सेक्शन लग रहे हैं। आप आरजेएस का इम्तिहान के लिए शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लेते हो और आरजेएस का फॉर्म भर देते हो कि मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं, रिजर्वेशन ले लेते हो, है कि नहीं रिजर्वेशन एससी और एसटी में, और आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप आरजेएस बन जाते हो। तो कौन सा ऑफेंस किया? ये 5 धाराएं, 5 धाराएं लगी। आपका चेक बुक मेरे को मिल जाती है और आपके दस्तखत पता है कि कैसे करते हो, और 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हो, कर लेता हूं मैं आपके चेक बुक से फर्जी हस्ताक्षर बना करके, तो कौन सा अपराध किया मैंने? ये 5 धाराएं लगी। ऐसे बहुत प्रॉब्लम बताऊंगा आपको। फिर भी इस पे आ सकता है कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है और जजमेंट भी लिखाया जा सकता है। तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा लिया तो 5 धाराएं लगी। मैं आपके आरजेएस के इम्तिहान में बैठ गया आपकी जगह, तो 5 धाराएं लगी। मैंने आपकी चेक पर फर्जी दस्तखत आपके बन लिए और विड्रॉ कर लिया पैसा, तो ये 5 धाराएं लगी, क्योंकि चीटिंग बाई पर्सोनेशन भी हो गया। फिर एक आपने अभयानंद मिश्र वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का केस पढ़ा होगा। क्या है ये? बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अटेम्प्ट और प्रिपरेशन का अंतर बताया गया, तैयारी और प्रयास में क्या अंतर है, वो अभयानंद मिश्र वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में। अब वो केस क्या है, पहला केस सुन लो, फिर आप अपनी आप अंतर बता दोगे। यदि स्टेट प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में अंतर पूछे तो अभयानंद मिश्र वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस का हवाला दो, उसमें अंतर स्पष्ट किया है। ये अभयानंद मिश्र का क्या केस है? अभयानंद मिश्र, बोलिए बोलिए। अभयानंद मिश्र एक बीए का स्टूडेंट था पटना में, वो 2-3 बार फेल हो गया बीए में। तो उसके दिमाग में आई कि अपन बार बार में बीए में फेल हो रहे हैं, तो एक बीए की फर्जी मार्कशीट बना करके एमए में एडमिशन ले लेते हैं। तो पीजी कॉलेज पटना में उसने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया और बीए की फर्जी मार्कशीट लगा दी, जिसमें उसने सेकंड डिवीजन उत्तीर्ण होना बता दिया। जब स्क्रूटनी हो रही फॉर्मों की, तो कॉलेज के प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने को डाउट हुआ कि साहब ये मार्कशीट तो हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं लगती है, फर्जी लगती है। जब उसकी जांच कराई और अभयानंद मिश्र से पूछताछ की गई, तो ये सामने आया कि ये तो फर्जी है। कॉलेज प्रशासन ने पटना यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा और उस मार्कशीट की कॉपी भेज दी कि साहब हमें ये बताइए कि ये मार्कशीट आपकी यूनिवर्सिटी से इश्यू हुई है या नहीं। तो वहां के पटना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने जवाब दे दिया कि साहब ये मार्कशीट तो फर्जी है, हमने कोई इश्यू नहीं किया। तो इस पर प्रिंसिपल ने, पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने एफआईआर लॉन्च करा। एफआईआर इन्हीं धाराओं में लॉन्च हुई है। ये 5 सेक्शन साथ साथ चलते हैं, इसमें 5 सेक्शन में किसी सेक्शन को छोड़ मत देना। जब एफआईआर लॉन्च हुई, क्योंकि ये 5 सेक्शन किसके द्वारा ट्राइबल है? सेशन कोर्ट के द्वारा ट्राइबल नहीं है, केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है। हालांकि लाइफ इंप्रिजमेंट है,
लेकिन मजिस्ट्रेट ट्राइबल ऑफेंस है, तो मजिस्ट्रेट ने सजा दे दी, सेशन जज ने दे दी और हाई कोर्ट ने सजा दे दी इन सेक्शनों में। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। अभयानंद मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कि साहब मुझे तो गलत सजा दी है। उसने क्या तर्क दिया कि यदि ये मान भी लिया जाए कि मैंने फर्जी मार्कशीट लगाई है, तो कॉलेज वालों ने मेरे को तो एडमिशन ही नहीं दिया, मेरी गलतियां पकड़ ली, मैंने कोई एमए की क्लास ज्वाइन नहीं की, तो मैंने कोई चीटिंग नहीं किया। चीटिंग तो मैं तब करता कि कोई प्रीवियस से एमए प्रीवियस से पास कर लेता या 1-2 महीने क्लास में ज्वाइन कर लेता, वो मैंने किया ही नहीं। फॉर्म में पकड़ लिया और मेरे को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, एडमिशन दिया नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने चीटिंग तो नहीं की, क्योंकि इसको कोई एडमिशन ही नहीं मिला। इनिशियल स्टेज पर इसकी फोर्जरी पकड़ी गई, एडमिशन नहीं मिला, तो इसने क्या किया? चीटिंग नहीं, 420/511 का अटेम्प्ट टू चीटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना और ये कहा कि ये अटेम्प्ट टू चीटिंग है, ये अटेम्प्ट नहीं है। मतलब अटेम्प्ट है, चीटिंग है, ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ है चीटिंग। ऑफेंस की स्टेज 4 है, मेंस रिया, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और ऑफेंस का कंप्लीशन, कंप्लीट हो। तो उसमें अभयानंद मिश्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या अंतर है। ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रिपरेशन सेकंड स्टेज है, अटेम्प्ट थर्ड स्टेज है, जो प्रिपरेशन के बाद आती है। अटेम्प्ट पनिशेबल होता है, लेकिन प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है। लेकिन कुछ मामले हैं जिनमें प्रिपरेशन पनिशेबल होती है, जैसे 122 आईपीसी, 126 आईपीसी, 399 हाँ आईपीसी, ये तो है। इसके अलावा और भी है, 235 कॉइन सिक्के बनाना, आप स्टाम्प बनाने के लिए या फर्जी नोट बनाने के लिए प्रिपरेशन करते हो। फर्जी नोट बनाने के लिए आप कागज खरीद लाओ, रंग खरीद लाओ, तो ये प्रिपरेशन है, ये पनिशेबल है। एनडीपीएस एक्ट में भी प्रिपरेशन सेक्शन 30 में पनिशेबल है। प्राय प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है, लेकिन कुछ मामलों में जो मैंने बताया उनमें प्रिपरेशन पनिशेबल होती है और अटेम्प्ट प्राय पनिशेबल। तो ये आपको मैंने पांचों केस के जजमेंट कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब एक आपको सिविल का भी बता देता हूं कैसे ऑर्डर लिखे जाते हैं। सिविल का ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लांट पढ़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस पर ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? रिजेक्शन ऑफ प्लांट ऑर्डर 7 रूल 11, रिजेक्शन ऑफ प्लांट के सीपीसी में 6 ग्राउंड है जिन पर कोर्ट डिफेंडेंट को सम्मन करने से पहले ही रिजेक्ट कर सकती है, या डिफेंडेंट अपीयर हो जाए उसको सुनकर के रिजेक्ट कर सकती है, उसके ऑब्जेक्शन पर रिजेक्ट कर सकती है। वो 6 ग्राउंड कौन से? जब प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रहा हो, बाद हेतु उत्पन्न नहीं होता हो, तो कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। अंडर वैल्यूड, सूट का वैल्यूएशन नहीं हुआ हो प्रॉपरली, अंडर वैल्यूड हो, और कोर्ट ने टाइम, ये भी लिखना है, कोर्ट ने आपको टाइम दे दिया हो ठीक करने का, उसके बावजूद भी आपने ठीक नहीं किया हो, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया हो, तो रिजेक्ट कर देंगे।
यदि सफिशिएंट स्टाम्प नहीं हो और कोर्ट ने टाइम दे दिया और फिर भी नहीं किया आपने, तो रिजेक्ट कर दिया। ए बी सी तो बता दिया। डी है बार्ड बाई एनी लॉ, यदि प्लेंट वर्जित हो किसी कानून के अंतर्गत। इसकी लैंग्वेज पढ़ो डी की, ये इंपॉर्टेंट है। वेयर प्लेंट इज बार्ड बाई द लॉ, अब शुरू में इसमें लिख रहा है वेयर द सूट, where the suit appears from the statement of the in the plaint to be barred by any law। यदि प्लेंट को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सूट बार्ड बाई लॉ है, तो रिजेक्ट कर सकता है। जैसे आपको प्लेंट के पढ़ने से हो रहा है कि मनी सूट का दावा 3 वर्ष के अंदर होना चाहिए, और प्लेंट के पढ़ने से होता है उसने तो 4 वर्ष बाद किया है, तो प्लेंट लिमिटेशन के आधार पर रिजेक्ट हो जाएगी। ये बार्ड बाई लॉ है। फिर 5वां कौन सा है? डुप्लीकेट पेश नहीं किया हो। प्लेंट डुप्लीकेट में पेश होना चाहिए, मतलब जितने डिफेंडेंट हैं उतनी तो कॉपी होंगी उनको सर्व करने के लिए, एक कोर्ट में रखने के लिए भी कॉपी होती है प्लेंट। वो डुप्लीकेट कॉपी भी होनी चाहिए, वो कोर्ट में रिकॉर्ड में रहती है। ओरिजिनल प्लेंट तो रहता ही है, डुप्लीकेट कॉपी भी रहती है। और एक क्या है, उसने ऑर्डर 9 रूल 7 की कंप्लायंस नहीं की, अनुपालना नहीं की। ऑर्डर 9 रूल 7 क्या है कि 7 डेज के अंदर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के सम्मन देने होंगे, प्रोसेस फीस देनी होगी। तलबाना जिसे कहते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं वो समझते हैं तलबाने को, उस पर फीस लगती है, वो फीस प्रोसेस फीस कहते हैं उसे। और जितने डिफेंडेंट हैं उतनी प्लेंट की कॉपी होंगी। ये ऑर्डर 7 रूल 9 कहता है। यदि इनकी कंप्लायंस नहीं हुई है 6 आधारों की, तो आपकी प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब एक प्रॉब्लम आती है इस पर, बार्ड बाई एनी लॉ। प्रॉब्लम ये आई कि डिफेंडेंट अपीयर हुआ, उसने ऑब्जेक्शन की कि साहब ये सूट तो कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा प्रीवियसली डिसाइड हो चुका है, इसलिए रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11 एप्लीकेबल है, इसलिए इस सूट को तो ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट किया जाए। बताइए इसका क्या जवाब लोगे? आप रिजेक्ट करोगे या नहीं करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रूलिंग 2021 में ही आई है। जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं रेस जुडिकेटा की, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई 2021 में, लेटेस्ट रूलिंग है, जो 4-5 महीने पहले ही आई है। उस रूलिंग का नाम लिख लो आप, हरि हनुमान दास वर्सेज हेमंत विट्ठल कामत। हेमंत विट्ठल कामत, सुप्रीम कोर्ट केसेज 2021। यह बड़ा इंपॉर्टेंट रूलिंग है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पर। यदि कोई रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का थ्योरी में भी क्वेश्चन आ जाए तो इस रूलिंग का हवाला दो आप। हरि हनुमान दास वर्सेज हेमंत विट्ठल कामत, KAMAT कामत, BITTHAL विट्ठल, हेमंत HEMANT। सुप्रीम कोर्ट केसेस 2021 का लेटेस्ट जजमेंट है, और ये ऑर्डर 7 रूल 11 के क्लॉज डी पर है, बार्ड बाई एनी लॉ पर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसने जो डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन दिया है कि साहब इसको तो रिजेक्ट किया जाए ऑर्डर 7 रूल 11 में, तो आप उसको प्लेंट को रिजेक्ट करोगे क्या? उसने ऑब्जेक्शन ये लिया है कि साहब ये तो प्रीवियसली डिसाइड हो चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट में, इन्हीं पार्टीज के बीच में, और उसमें मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू
दोनों में एक ही था, तो रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल हो गया। हुआ या नहीं हुआ, आप बताइए। हो गया। हाँ, तो ये उत्तर गलत है, आपने तो बड़ी जल्दी कह दिया ना। उसमें प्रॉब्लम में ये लिख दिया कि भाई ये कॉम्पिटेंट कोर्ट के डिसाइड, उसने कहा है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड हो गए, इन्हीं पार्टीज के बीच जो हुआ। फैक्ट एंड इश्यू दोनों केसेज में सेम है, जो डिसाइडेड केस में भी और इस केस में भी इश्यूज है। तो फिर हुआ है नहीं। लेकिन आप बार्ड बाई एनी लॉ है क्या रेस जुडिकेटा के आधार पर? आप इसका क्लॉज डी पढ़ो, ऑर्डर सिविल रूल क्या लेकर, पढ़ करके बताओ कि एप्लीकेबल है या नहीं। है क्यों नहीं है? उसमें ये लिख रखा है, डी को, क्लॉज डी को पढ़ो। वेयर डी, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट, जहां प्लेंट से ये प्रतीत हो रहा हो ये बार्ड बाई लॉ है, तो रिजेक्ट होगा। डी को पढ़ो। प्लेंट से ऐसा प्रकट होना चाहिए, केवल प्लेंट से, डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट के आधार पर नहीं, या डिफेंडेंट के एप्लीकेशन के आधार पर नहीं। आपको इसका जवाब देने के लिए केवल डी को ही पढ़ लो। डी में यही लिखा हुआ है कि प्लेंट को पढ़ने से ऐसा डिस्क्लोज होता है कि ये प्लेंट बार्ड बाई लॉ है, तो ही ऑर्डर 7 रूल 11 में होगा। अब डिफेंडेंट ने अपनी एप्लीकेशन दी कि सब 7/11 में खारिज कर दो, उसने कहा कि रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल है, उसने प्रीवियस सूट कोर्ट का डिसीजन दिया, उसकी कॉपी और लगा दी, और देख लो साहब ये दोनों पार्टी के लिए यही फैक्ट इश्यू था, कंपिटेंट कोर्ट से द्वारा डिसाइड हुआ है। तो प्लेंट से नहीं हो रहा है, उसके लिए तो अपने को प्रीवियस सूट को डिसाइड पढ़ना पड़ेगा कि पार्टी सेम है या नहीं, फैक्ट इश्यू सेम है या नहीं, कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड है किया है या नहीं। जबकि ऑर्डर 7 रूल 11 में जो रिटन स्टेटमेंट है या डिफेंडेंट ने जो एप्लीकेशन दी है उसके डॉक्यूमेंटों को नहीं पढ़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरि हनुमान दास, हेमंत बिट्टल कामत ने कहा कि डी में ये लिखा हुआ है कि प्लेंट से ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये बार्ड बाई लॉ है, तो ही हम कार्य करेंगे। प्लेंट से प्रतीत नहीं हो रहा है, हमें तो डिफेंडेंट ने जजमेंट की कॉपी दी है प्रीवियस सूट की, कि सब सेम पार्टी है, जजमेंट को पढ़ लो। हम जजमेंट को नहीं पढ़ सकते, और डिफेंडेंट के एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। डिफेंडेंट की एप्लीकेशन 7 ऑर्डर 7 रूल 11 को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि प्लेंट से प्रतीत नहीं हो रहा है हमें कि ये रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल है। इसके लिए हमें रेस जुडिकेटा के लिए प्रीवियस सूट को डिसाइड करना पड़ेगा, प्रीवियस जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि फैक्ट इन इश्यू है या नहीं, सेम पार्टीज है या नहीं, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू है या नहीं, सब चीज देखनी होगी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रेस जुडिकेटा का क्वेश्चन फैक्ट ऑफ लॉ एंड फैक्ट ऑफ फैक्ट इश्यू, फैक्ट ऑफ इश्यू एंड लॉ दोनों है। इसके लिए हमें अलग से ही इश्यू, प्रेलिमिनरी इश्यू बनाना पड़ेगा, तब हम डिसाइड करेंगे। इसलिए ये ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाता है। यदि 7 रूल 11 पर आए तो इस रूलिंग का हवाला दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 रूल 11 का। जो मैंने आपको 6 ग्राउंड दिए हैं उनको आप पढ़ लेना। ये भी ध्यान रखना है कि रेस जुडिकेटा का क्वेश्चन फैक्ट और लॉ दोनों का क्वेश्चन, केवल लॉ का नहीं है या केवल फैक्ट का नहीं है।
फैक्ट है इसलिए कि कोर्ट को ये देखनी पड़ती है कि ये सेम पार्टीज है या नहीं। तो इस इशू को अपन ऑर्डर 7 रूल 11 में डिसाइड नहीं कर सकते। आपको मैंने ये 419, 420, 467, 468 की 5 सेक्शन बताए और उनके 4-5 प्रॉब्लम भी बताई। इस प्रॉब्लम पर भी जजमेंट आ सकता है, प्रॉब्लम भी आ सकती है कुछ। ये जैसे आपको मैंने ये 5 सेक्शन बताए, इसी तरह के कुछ सेक्शन हैं जो एक साथ चलते हैं आईपीसी में, और भी हैं। जैसे एक सेक्शन और 4 सेक्शन है, 186, 353, 332 और 333, ये 4 सेक्शन है। 186, 186, 353, 332 और 333, इस पर भी प्रॉब्लम आ सकती है कोई। 186, 353, 332, 333, 333। अब 186 ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन एक जैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है वो मैं बता देता हूं। ये चारों सेक्शन ये कहते हैं कि कोई पब्लिक ऑफिसर जो लोक सेवक है, जो अपना गवर्नमेंट ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उस पब्लिक सर्वेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, उसके कार्य में बाधा पहुंचाए, तो 186 का ऑफेंस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। यदि पब्लिक सर्वेंट को आप ऑफिशियल ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, बाधा पहुंचाओगे, तो 186 का है। अब जैसे आप जाकर के पुलिस थाने में चले जाओ और चिल्लाने लग जाओ, तो उस पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ऐसे तो आपके खिलाफ 186 में कंप्लेंट फाइल कर दी। किसी मामले में पुलिस नक्शा आईओ नक्शा बनाने आया है, मौके पर साइट प्लान, आप उसके पेन खुसा करके फेंक दो गुस्से में, तो 186 का हो गया, आपका प्रोसिक्यूशन हो जाएगा 186 में, क्योंकि आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया है। अब 153 क्या है? यदि पब्लिक सर्वेंट को आप इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, उसके खिलाफ फोर्स यूज करोगे, कोई गवर्नमेंट मास्टर या कंपाउंडर या डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है और मैं जाकर उसके गृहवान पकड़ लूं, तो 153 का अपराध, ये 353 का अपराध कर दिया। फोर्स यूज की क्या नहीं, गृहवान पकड़ करके, मेरा प्रोसिक्यूशन हो जाएगा 353 में। यदि मैं उसको डॉक्टर को चांटा मार दूं तो कौन सा सेक्शन लगा? 332 लगा। यदि पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है और मैं उसको सिंपल हेड पहुंचाऊं, चांटा मार दूं, मुक्का मार दूं, तो 353 का अपराध। ये तीनों अपराध मजिस्ट्रेट ट्राइबल। लेकिन 333, 333 ये सेशन ट्राइबल है। यदि मैं उस पब्लिक सर्वेंट को ग्रीवियस इंजरी कॉज कर दूं, तो वो सेशन ट्राइबल। 333 पे जजमेंट लिखाया जा सकता है, 332 पे भी लिखाया जा सकता है, क्योंकि 332 और 333 नॉन बेलेबल ऑफेंस। 332 तो मजिस्ट्रेट ट्राइबल है, लेकिन 333 सेशन ट्राइबल है। ये चारों सेक्शन एक साथ ही याद रखने हैं, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपके पिछली साल वो नेग्लिजेंस पे आई थी कि एक तो मर गया, एक को सिंपल हर्ट आ गई,
और दूसरे को ग्रीवियस हार्ट, तो 4 ऑफेंस लग गए ना। तो एग्जामिनर ने प्रॉब्लम दे दी कि साहब 2 एक्यूज गए, एक ने तो थप्पड़ मार दिया, दूसरे ने एक्यूज ने ऑब्स्ट्रक्ट किया, तीसरे ने ग्रीवियस इंजरी पहुंच की। तो बताइए इन्होंने क्या किया? इन्हीं धाराएं का अपराध किया। लेकिन जिसने ग्रीवियस इंजरी की उसने 333 किया, जिसने सिंपल इंजरी की उसको 332 का, जिसमें फोर्स यूज किया, गिरबानी पकड़ लिया या बाल पकड़ लिए थोड़ी सी, तो 353, और ऑब्स्ट्रक्ट किया तो 186 का अपराध किया। लेकिन 2 एक्यूज कर रहे हैं या 3 एक्यूज कर रहे हैं, एक ने तो सिंपल पहुंचाई और दूसरे ने ग्रीवियस पहुंचाई, तो कौन सा अपराध किया? ये नहीं बता सकते आप, बताइए कौन। एक एक्यूज ने तो ग्रीवियस इंजरी पहुंचाई, दूसरे ने सिंपल पहुंचाई, तो उन दोनों ने कौन सा अपराध किया? अजी 34 और लग गया, उस कॉमन इंटेंशन को मत भूलो। कि एक ने तो सिंपल हर्ट पहुंचाई है जो कॉमन इंटेंशन में पहुंचाई है, ग्रीवियस हर्ट भी कॉमन इंटेंशन में पहुंचाई है, दोनों पीटने गए उसको, डॉक्टर को, तो कॉमन इंटेंशन लगा के नहीं। कॉमन इंटेंशन का पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन अवधारणा बिंदु अलग से बनाएंगे और उसको डिसाइड करिए कि ये कॉमन इंटेंशन लागू होता है या नहीं। इसके लिए आपको कॉमन इंटेंशन में अंतर समझना होगा, कॉमन ऑब्जेक्ट में अंतर समझना होगा। तो ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बेस बताई है। ऐसे ही 5 सेक्शन और हैं जैसे आपको बताए मैंने, 323, 324, 325, 326, 326 ए, ये 5 सेक्शन है। 323, 324, 325, इसमें अक्सर प्रॉब्लम आती है। ये सेक्शनों को तो आप रख लो, पांचों को। 323 का मतलब है कॉजिंग सिंपल हर्ट बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट। भोंटे हथियार से मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं तो ये 323 का अपराध हो गया। एक लाठी से आपको एब्रेजन आ जाए, ब्रूज आ जाए, खरोंच आ जाए, तो 323 का अपराध हो गया। 324 का क्या है? सिंपल हर्ट बाय शार्प ऑब्जेक्ट। इसको याद कर लेना, इसमें से प्रॉब्लम आती है इसलिए। फिर 325 क्या है? कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट। मैं मुक्के मार दूं मुंह पर और आपका दांत टूट जाए तो कौन सा ऑफेंस हुआ बताइए? 325 का हो गया। फिर 326 क्या है? शार्प ऑब्जेक्ट से, चाकू से, तलवार से मैं आपको ग्रीवियस इंजरी कॉज कर दूं, आपकी उंगली कट जाए, तो कौन सा अपराध हुआ? 326 का अपराध। ये सेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो ये सेक्शन आपको चारों याद रखने, नहीं आपकी प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। ऑफेंस तो 326 का हुआ और आपने लिख दिया 325, तो 0 नंबर। ऑफेंस तो 326 हुआ, आपने जजमेंट और चार्ज बना दिया 325 का, तो 0 नंबर है। तो 323 क्या कहता है? 324, 25, 26 क्या कहते हैं? इसके अलावा एक केस 326 ए, ये एसिड अटैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरजेएस में 2 साल पहले इस पर प्रॉब्लम आ गई है, जजमेंट लिखवा लिया है 10 नंबर का एसिड अटैक पर। 2018 में एसिड अटैक पर 326 ए पर जजमेंट आया था। तो कैसे लिखोगे? 326 ग्रीवियस होनी चाहिए। आज लड़का लड़कियों से एसिड फेंक देते हैं, जब वो उसके प्रपोजल को स्वीकार नहीं करती है तो फेंक देते हैं। तो डिसफिगरेशन ऑफ फेस, चेहरे का विद्रूपीकरण हो जाता है, वो ग्रीवियस है।
तो वो 326(a) का अपराध हो गया। 326(a) के जजमेंट में ये ध्यान रखना कि इसमें मिनिमम सेंटेंस 10 ईयर्स है। आप 8 वर्ष का या 9 वर्ष की सजा मत दे देना, जजमेंट गलत हो जाएगा। आपको कम से कम 10 वर्ष की देनी सजा है या मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजमेंट देना है। आप तो 10 वर्ष की सजा दो और फाइन भी करना है, और उस फाइन में से 357 में कंपेंसेशन भी विक्टिम को दिलाना है, इंजर्ड को दिलाना है। ये मैंडेटरी है। जजमेंट में यही तो चीजें देखी जाती है। 326(a) का बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आ सकता है। इस पर केस लॉ कौन सा आया है बताइए, कोई बता सकता है? अजी आपको याद होगा जिस इसके केस पे जो विक्टिम है, इस पर उस पर एक फिल्म बनी है। कौन सी फिल्म बनी है? छपाक, जिसमें कौन एक्टर नहीं है? दीपिका पादुकोण, हीरोइन है दीपिका पादुकोण। जो केस का नाम क्या है? लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम है लक्ष्मी अग्रवाल। बहुत उसका फोटो आती रहती है मोबाइल पर, बहुत आती है। हाँ, क्या शिवानी जडेजा? तो ये तो बहुत पुराना केस है, 20 वर्ष पुराना। वो तो मैंने ट्रायल किया उसकी। तो शिवानी जडेजा की ट्रायल तो मैंने किया जयपुर में, एडीजे था जयपुर में। वो पहला केस था पूरे भारत का जिसकी जयपुर में ट्रायल मैंने की। उसके एक्यूज को 10 वर्ष की सजा मिली है। और एक्यूज कौन था पता है आपको? नहीं पता है? लड़की थी। हाँ, क्या थी? लड़की का नाम बताओ। अनुपमा जौहरी। वो लड़की थी एक, अनुपमा जौहरी, जो एसएमएस के बगल में फ्लैट है उनमें रहती है। वो हर पेशी पर आती थी। वो बड़ी वीआईपी लड़की थी। जब एपीआर होती थी तो ऐसे लगती है तो बहुत वीआईपी लड़की। उसने एसिड अटैक करवाया। इसलिए कराया कि शिवानी जडेजा से वो अनुपमा जौहरी चाहती थी कि शिवानी जडेजा से ये लड़का शादी नहीं करे। इसलिए शिवानी जडेजा को एसिड डाल दो और इसकी शादी लड़के की मेरे साथ हो जाएगी। क्योंकि मैंने तो उसकी गवाहों की और उसकी एविडेंस ली है। वो इंडिया का पहला एसिड अटैक का केस था, शिवानी जडेजा, जिसकी ट्रायल मैंने की थी। कब हुई है ट्रायल पता है आपको? 2000 में। 2000 का केस है ये, 21 वर्ष पहले का केस, जब मैं जयपुर में एडीजे था। और उस अनुपमा जौहरी को 10 वर्ष की सजा हुई। ये लक्ष्मी अग्रवाल का तो उसके बाद आया ऐसे केस। कौन से? वो तो 20 साल हो गए, अब मुलजिम भी छूट गया होगा। 20 वर्ष में तो हमने 10 वर्ष की सजा दी है, बाहर आ गया अब तो मुलजिम। वो केस हाईलाइट हो गया ना, बदनामी हो गई ना। तो ये आपका लक्ष्मी अग्रवाल का इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना है। एसिड एक्ट का प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब एक केस और बता रहा हूं आपको मैं। तीन 392 328 क्या है और 392 क्या है? रोबरी 92, 392 और 328। ये तो आपने अखबारों में न्यूज पढ़ी होगी, बहुत पढ़ती होंगी कि साहब मैं विक्टिम रेल में या बस में यात्रा कर रहा था,
एक व्यक्ति आया और उसको चाय पिलाई या टॉफी खिलाई या बिस्कुट खिलाया, वो बेहोश हो गया और उसकी आला मालाओं को उतार कर ले गई, तो यही तो ऑफेंस हुआ 328 का। आपने नशीला पदार्थ खिला करके उसको लूट लिया, तो कौन सा ऑफेंस हुआ? 328 और रोबरी। इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल यात्राओं में जाते हो कि किसी का बिस्कुट या चाय मत पियो, मैं आपको यौमी सतर्क कर रहा हूं। ठीक है, आप चाय पी लो, हाँ ठीक है। क्योंकि एक मेरे दोस्त के साथ घटना हो गई, वो महुआ से बैठा था, महुआ तो नाम सुना है ना, एक टैक्सी में बैठा, कार में बैठा, खाली जा रही थी, अकेला था वो, उसके पास सूटकेस था, कुछ उसमें पैसे थे। तो एक कार आई कि भाई साहब कहाँ चलना है? कि जयपुर। हम चल रहे हैं, बैठिए। वो बैठ गया। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे जाके उसको चाय ऑफर की गई। उसने कहा कि मैं चाय तो पीता ही नहीं हूँ। अजी साहब तो कोको कोला पियो। वो कोको कोला लिया है, कोको को पिला के बेहोश हो गया और उसको कार में धक्का देकर जंगल में पटक गई और उसकी अटैची को लूट कर ले गए। ये 328 और 392 का ऑफेंस हुआ, इसी का ऑफेंस हुआ है। ये आजकल बहुत अखबारों में भी आ रही है और ये घटनाएं हो रही हैं, तो इस पर जजमेंट आ सकते, तो आप लिख सकते हो। सेक्शन तो ये लगी है, उसके फॉर्मेट में आपको जजमेंट बाद में बताएंगे हम। तो 328 और 392 का जजमेंट। आरजेएस में एक प्रॉब्लम आई थी, उसका आंसर भी आप बताइए, रिप्लाई क्या है। ये आया था कि एक व्यक्ति अपने ट्रैक्टर को अपने ही खेत में रैशली और नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था। तो पहले दिन ड्राइव किया तो किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। जब पहले दिन ड्राइव किया तो उसके हौसले बुलंद हो गए कि कोई एक्सीडेंट नहीं है और मैंने तो बड़ी तेजी से और उससे ड्राइव किया। दूसरे दिन भी उसी तरीके से ड्राइव किया तो दूसरे व्यक्ति की डेथ हो गई रैश और नेग्लिजेंट ड्राइव से। तो बताइए उसने कौन सा अपराध किया? 304 है। सही आंसर बताओ। ये आंसर सही है, आधा सही है आधा गलत है। 279 गलत। आप में से कौन बता सकता है प्रॉपर? ये आपकी 2 वर्ष पहले आरजेएस में प्रॉब्लम आई है। पहले दिन तो उसने ट्रैक्टर लापरवाही से चलाया लेकिन किसी की एक्सीडेंट नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर चलाया उसने उसी लापरवाही से, तो दूसरे दिन एक सवारी की डेथ हो गई, एक व्यक्ति की। 336 और हाँ ये सही है। 336 और 304 एक अपराध हुआ। ये आपकी आरजेएस में जो 2 वर्ष पहले आई है प्रॉब्लम, उसका जवाब। 304 में डेथ हो गई। 304 में डेथ के लिए पब्लिक प्लेस होना जरूरी नहीं है, पब्लिक रोड होना जरूरी नहीं है। यदि रैशली और नेग्लिजेंटली ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर डेथ कॉज कर दिए तो भी 304 बन जाएगा। यदि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेफ्ट हैंड में ऑपरेशन करना है और राइट हैंड में ऑपरेशन कर दे तो बताइए कौन सा अपराध हुआ? उसको ऑपरेशन तो इस हाथ में करना था और भूल से इस हाथ को चीरा लगा दिया और ऑपरेशन कर दिया, तो कौन सा अपराध हुआ? 338। तो 337 338 के लिए पब्लिक रोड होना जरूरी नहीं है, प्राइवेट प्लेस पे भी हो सकता है। 336 का अपराध प्राइवेट प्लेस पे भी हो सकता है, लेकिन 279 का अपराध प्राइवेट प्लेस पे नहीं हो सकता, वो तो पब्लिक रोड पर ही होगा। यही तो अंतर है इसमें। तो मैंने आज आपको कुछ जजमेंट के बारे में बताया, कल से हम चार्ज के बारे में आपको बताएंगे।